देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूं कि इस देश में आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है। इस देश में आर्थिक बदहाली बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, लोगों को अपना सोना गिरवी रख के घर चलाना पड़ रहा है, लोगों की बचत खाते खत्म होते जा रहे हैं। ये सब एक भयावह स्थिति की ओर पॉइंट करता है। और उसी असलियत को ये जो हमारी एक कोशिश है बयां करने की कि विकास दर कहां गई, नौकरियां कहां हैं। जिस मैन्युफैक्चरिंग को 25% जीडीपी का हिस्सा होना तो 2022 में 2025 आ गया, वो 15% पर है। असलियत यह है कि लोग आज अपना सोना गिरवी रख के घर चला रहे हैं। असलियत यह है कि आंकड़ों के आगे एक हिंदुस्तान है। एक सुमन औरत है एटा में, उसके 6 बच्चे भूखे रह गए, उस दुख में उसने अपनी जान ले ली। रामकिशन नाम के एक किसान के ऊपर महज 1 लाख का कर्जा था, लेकिन उसको पता था वो नहीं चुका सकता, उसने अपनी जान ले ली। 1 लाख से ज्यादा 2014 से 22 के बीच में किसानों ने आत्महत्या की है। एक युगल जोड़ी थी संचिता और हरीश के नाम से, एमबीए किया था लड़के ने, नौकरी चली गई, बहुत हाथापैर मारा, नौकरी नहीं मिली, उसने जान ले ली, पत्नी ने भी खुदकुशी कर ली। ये भयावह स्थिति है, ये दर्दनाक कहानियां हैं इस देश की। लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि इन कहानियों से फर्क नहीं पड़ता है। सरकार कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रही है और उसका क्या आशय है, ये हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन हमारा मानना है कि सरकार को उपभोग बढ़ाने के लिए, निवेश बढ़ाने के लिए, नौकरियों के सृजन के लिए कुछ कदम ठोस उठाने पड़ेंगे, जो अभी तक उठाते दिख नहीं रहे। रुपया 87 पे पहुंच गया, सरकार कुछ कहती नहीं है। चीन को तो आपको लाल आंखें दिखानी थी, उनसे आप लगातार जो है वो आयात करते जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो विरोधाभास है, जिसकी बातें बड़ी बड़े तौर पे नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए करते थे, प्रधानमंत्री रहकर उस पर शांत हो गए। निर्मला उसका सुसाइड कर लिया। आपको लगता है कि जो घर की महंगाई है, जो किचन है, जो हम सामान खरीदते हैं, कम से कम उस पर जो है काबू पाना चाहिए? इसी सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजर ने थालीनॉमिक्स नाम का बड़ा एक शोषा किया था। आज हिंदुस्तान में खाने की थाली में सब्जी और दाल एक साथ आ जाए, वो दूभर हो गया है। खाने की थाली की कॉस्ट जो है वो 15-20% से ज्यादा बढ़ गई है। असलियत यह है कि डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है। असलियत यह है आटा दही पर जीएसटी है। असलियत यह है कि डीजल इतना महंगा है कि उससे सब्जी, फल, अंडा जो किसी को नसीब हो जाए वो भी महंगा है। तो मेरा अपना मानना है कि महंगाई को कैसे कम किया जाए, बजाय ये करने के, हेल्थ इंश्योरेंस से बजाय टैक्स हटाने के, पॉपकॉर्न के 3 तरह के टैक्स लगा दिए जाते हैं, पुरानी गाड़ी पर इतना टैक्स लगा दिया जाता है। तो सरकार की प्राथमिकता क्या है? सवाल महिला या पुरुष होने का नहीं है, सवाल है सरकार की प्राथमिकता क्या है। इस सरकार ने वेलफेयर स्कीम का पैसा काटा, एजुकेशन का पैसा काटा, हेल्थ केयर का पैसा काटा, सामाजिक कल्याण का पैसा काटा। तो आप पैसा कहां लगा रहे हैं? आप क्या करना चाहते हैं इस देश में? ना गरीब के लिए आप खड़े हैं, ना मध्यम वर्ग के लिए खड़े हैं। आपको फिक्र सिर्फ और सिर्फ उन चंद पूंजीपतियों की है जो आपके जिगर के टुकड़े हैं। मैम, दिल्ली का जो राजनीति शुरू हुई कि जहर मिलाया गया, चुनाव आयोग ने सीधे सीधे सवाल पूछ लिया अरविंद केजरीवाल से कि भैया बताइए कब कैसे। मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन में हम जो भी लोग हैं, हमें बहुत सोच समझकर, बहुत तल्लीनता से और बहुत जिम्मेदार वक्तव्य देने चाहिए। एक पूर्व मुख्यमंत्री को तो और भी ज्यादा। मेरा अपना मानना है कि अगर वाकई में अगर अरविंद केजरीवाल जी जो कह रहे हैं वो सच है कि जहर मिला दिया गया, तो ये बहुत बड़ा कांड किया हो गया है। जेनोसाइड करने की बात वो कर रहे हैं, हरियाणा की सरकार ने करी। और अगर ऐसा है तो हरियाणा की सरकार को बर्खास्तगी तो छोड़ दीजिए, नायब सिंह सैनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अरविंद केजरीवाल जी को सबूत देने को कहा गया। उनको इस तरह की घटिया, इस तरह की ओछी बातें नहीं करनी चाहिए। वो तो 2 राज्यों में दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं कि एक राज्य दूसरे को जहर पिलाने की कोशिश कर रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने 22 में कहा था यमुना साफ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे वोट मत देना। यमुना में आज इतनी गंदगी है कि अरविंद केजरीवाल जी को चैलेंज किया है राहुल गांधी जी ने, आप पानी पी के दिखा दीजिए वहां का, वो नहीं पी सकते हैं। एक को मां गंगा ने बुलाया था, उन्होंने वहां पे ठगा मोदी जी ने। एक को मां जमुना ने बुलाया था, इन्होंने ठगा। असलियत यह है कि अरविंद केजरीवाल जी हो गए या नरेंद्र मोदी या बीजेपी हो गई, दिल्ली के चुनावों में दिल्ली के मुद्दे को छोड़ के बाकी सारी बातें हो रही हैं। चुनाव आयोग, कांग्रेस पार्टी की भी नाराजगी रही है चुनाव आयोग से, और लगातार आप लोग क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करते हैं। क्या राजीव कुमार को रिटायरमेंट के बाद जॉब चाहिए सरकार के अंदर, इसलिए वो, क्योंकि अब मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगी कि उनको नौकरी चाहिए या इसके अलावा कोई पद चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग का जो रवैया रहा है, चुनाव आयोग ने जो सवाल पूछने पर नियम बदल दिए, चुनाव आयोग ने मांगने पर हमें डेटा नहीं दिया, मांगने पर हमें वोटर लिस्ट नहीं दी, चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग इस बात को कैसे जस्टिफाई कर सकता है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मांगने पर महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट का डेटा नहीं दिया? क्या मजबूरी थी? क्यों नहीं दे रहे हैं आप?
50 लाख लोग आपने जोड़े 19 से 24 के बीच में, 2019 से 24 के बीच में, और फिर 24 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में भी 50 लाख जोड़ दिए। तो ये जो अनियमितताएं हैं, आप लोगों को फुटेज नहीं दिखाएंगे, आप लोगों को वहां की डिटेल्स नहीं देंगे, जो आपने नियम बदल दिए चुनाव संचालन के, ये सर्वथा गलत है और उनकी साख पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पर, उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठेगा। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।